पर हम देखते हैं कि मारू ने याकुजा का हाथ ही काट दिया होता है, जिससे कि उसने गन पकड़ी हुई थी। तो हेलो गाइस, आज से हम लोग एक नई मानवा को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग एक बचर की कहानी देखेंगे कि कैसे वो बचरिंग का काम करते हुए जापानीज याकुजा के चक्कर में फंस जाता है। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें कोई बंदा बता रहा होता है कि कैसे पिग्स के टिश्यूज और ऑर्गन्स 95% ह्यूमंस की तरह होते हैं। इसीलिए पहले के टाइम पे जब ह्यूमंस पे एक्सपेरिमेंट करना मना होता था, तब उनकी जगह पे पिग्स पे एक्सपेरिमेंट किया जाता था। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में बताया जाता है, जो कि वर्ल्ड लाइवस्टॉक फूड नाम की कंपनी में काम करता है। फिर हम देखते हैं कि जो बंदा हमें पिग्स के बारे में बता रहा होता है, वो मारू को बुलाते हुए कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब चाहे कोई बंदा कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, 95% उसकी लाइफ पिग्स की लाइफ है। ये कहते हुए वो मारू के सामने एक्स लेकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मेरे जैसा बंदा जिसके पास नाइफ यूज करने का 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, क्या तुम मुझे हटाकर मेरी जगह लेने की कोशिश कर रहे हो? और वो मारू को लिटिल बास्टर्ड कहते हुए उस पर एक्स से अटैक कर देता है, लेकिन मारू उसके अटैक से बिल्कुल नहीं डरता। हम देखते हैं कि उसने मारू पे नहीं, मारू के बगल में अटैक किया होता है, जहाँ पे एक मरा हुआ पिग पड़ा होता है। फिर वो मारू से कहता है कि तुम अभी भी मेरी अचीवमेंट्स को सरपास करने में बहुत पीछे हो। मारू उसकी बात पे ध्यान ना देते हुए कहता है कि बॉस, अगर तुम ऐसा ही करोगे तो वर्कबेंच फिर से टूट जाएगी, जिससे हमें पता चलता है कि ये बंदा मारू का बॉस है। फिर मारू कहता है कि बॉस, तुम अपने कपड़े क्यों नहीं पहन लेते? हम देखते हैं कि वो मारू की बात को इग्नोर करते हुए पिग के मीट को हाथ में लेकर कहता है कि देखो, ये मेरी स्किल है, तुम्हें नहीं लगता कि इसे बेचना शर्म की बात है? इसके बाद हमें बताया जाता है कि ये बंदा वर्ल्ड लाइवस्टॉक फूड का मैनेजर है, जिसका की नाम होंग जुनहो है। फिर हम देखते हैं कि मारू अपने बॉस जुनहो की बात को सुनकर कहता है कि हाँ हाँ बॉस, तुम ही सबसे बेस्ट हो। इसके बाद हम देखते हैं कि मारू नाइफ का यूज करते हुए पिग को काटने लगता है, जिसे देखकर उसका बॉस उसके सर पे हाथ रखते हुए कहता है कि मारू, तुम्हारी स्किल्स भी बुरी नहीं है। तुम्हारी स्किल्स को देखकर कौन ही कहेगा कि तुम्हें नाइफ को यूज करते सिर्फ 1 ही साल हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कि मारू कहता है कि बॉस, अगर तुम मेरी मदद नहीं कर सकते तो मुझे परेशान भी मत करो। हम देखते हैं कि जिसे सुनकर होंग पीछे मुड़ते हुए कहता है कि किम योंग, तुम देख रही हो, लगता है मारू आज काम में बहुत ठंडा है, इसीलिए मैं इसे बाहर घुमाने ले जा रहा हूँ। हम देखते हैं कि किम योंग एक लड़की है जो कि यहाँ पर अकाउंटेंट के तौर पे काम करती है। योंग को देखकर बॉस कहता है कि तुम इतना खाना क्यों खा रही हो, कहीं तुम्हें कंपटीशन में भाग तो नहीं लेना? फिर वो कहता है कि मैं बाथ हाउस में नहाने के लिए जा रहा हूँ, इसीलिए तुम इस जगह का ख्याल रखना। जिसे सुनकर योंग कहती है कि क्या बॉस, आप बाहर जा रहे हो? आते वक्त कुछ अच्छा खाने के लिए लाना। जिसे सुनकर बॉस कहता है कि आखिर मैं इस लड़की का क्या करूँ? इसके बाद हम देखते हैं कि बॉस मारू के गले में हाथ डालते हुए कहता है कि मारू, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारी कितनी चिंता करता हूँ। जिसे सुनकर मारू कहता है कि तुम मेरी कोई केयर वेयर नहीं करते, तुम बस मुझसे काम करवाते रहते हो और मुझे पेमेंट भी बहुत कम देते हो, और तुम मुझे छुट्टी भी नहीं देते। तुम्हें खुद काम ना करना पड़े, इसीलिए तुम मुझसे ओवर टाइम भी करवाते हो। जिसे सुनकर बॉस कहता है कि वो तो मेरा प्यार है तुम्हारे लिए। जिसे सुनकर मारू कहता है कि मुझे ये नहीं चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि बॉस कहता है कि मारू, तुम्हें याद है? और इसके बाद हम लोग फ्लैशबैक का सीन देखते हैं, जहाँ पे बॉस कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें पहले दिन पर एक पिग को मारने का काम दिया था टेस्ट के लिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मारू एक पिग के सामने खड़ा होता है। इसके बाद बॉस हमें बता रहा होता है कि मैंने तुम्हें पिग के मारने का काम दिया था। ज़्यादातर लोग उस पिग को मारने में हेजिटेट करते, लेकिन तुम मारू, तुमने तो उसे बिना पलक झपकाए ही मार दिया। मुझे उसी दिन पता चल गया था कि तुम बुचर बनने के लिए ही पैदा हुए हो। और हम देखते हैं कि बॉस बाथिंग हाउस में नहा रहा होता है, और हम देखते हैं कि मारू भी उसके साथ में नहा रहा होता है। फिर मारू मुंह बनाते हुए कहता है कि बुचर और कुछ भी, तुम मुझे काम के दौरान सिर्फ बाहर ही नहीं लाए, अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी पीठ भी साफ करूं। जिसे सुनकर बॉस कहता है कि तुम अपने स्कूल टाइम में बच्चों को पीटा करते थे ना, तो उसी ताकत का यूज करो और मेरी पीठ को साफ करो। जिसे सुनकर मारू कहता है बॉस, तुम मुझे इसके लिए भी पे करोगे, है ना? जिसे सुनकर उसका बॉस कहता है कि मैं तुम्हें इसके लिए पे नहीं करने वाला। जिसे सुनकर मारू कहता है कि मैं ये कैसे करूं अगर तुम मुझे इसके लिए पे ही नहीं करने वाले तो। जिसे सुनकर बॉस कहता है कि तुम्हें पैसे कमाने हैं, है ना?
तो मारू कहता है हाँ मुझे कमाने हैं। तो बॉस बताता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक मनी मेकिंग बिजनेस है, क्या तुम उसे करना चाहोगे? तो मारू कहता है कि हाँ मैं करना चाहूंगा, पर वो क्या है? जिसे सुनकर बॉस कहता है कि तुमने जापान में स्टडीज किए है ना? जिसे सुनकर मारू कहता है कि हाँ, पर उससे क्या फर्क पड़ता है? जिसे सुनकर बॉस कहता है कि ठीक है तुम तैयार हो जाओ जाने के लिए। तो मारू कहता है कि कहाँ जाने के लिए? तो बॉस कहता है कि जापान के लिए, और कहाँ के लिए? इसके बाद हम देखते हैं कि मारू जापान में जहाँ उसको काम करना होता है उसके सामने खड़ा होता है, और उसे देखकर वो परेशान हो जाता है और वो चिल्लाकर कहता है कि ये मैं कहाँ फंस गया। और हम देखते हैं कि 6 महीने बीत जाते हैं। इसके बाद मारू हमें बता रहा होता है कि ये एक जापानीज लाइव स्टॉक फूड कंपनी है, और मारू हमें बताता है कि वो लोग इनके साथ मीट का बिजनेस करते थे और इसीलिए मारू को यहाँ पर भेजा गया। मारू गुस्से में अपना काम करते हुए कह रहा होता है कि मुझे 6 महीने से एक भी छुट्टी नहीं मिली, अगर मैं ऐसा ही काम कोरिया में भी करता तो मुझे ऐसा ही पैसा मिलता, तो आखिर ये किसी और कंट्री में करने का फायदा ही क्या है। और मारू बताता है कि ये लोग हम लोग से कह रहे थे कि इनके पास सप्लाई की शॉर्टेज है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं यहाँ पर सिर्फ अकेला ही बचा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि मारू के पीछे एक बंदा सिगरेट पीते हुए बैठा होता है। मारू हमें बताता है कि ये जापानीज याकुजा का एक बंदा है जो कि मेरे ऊपर 6 महीने से नजर रखे हुए है। ये बस यहाँ पर सिगरेट पीता है और मुझ पर नजर रखता है, और मुझे तो लगता है इसकी मुझ पर गंदी नजर है। इसके बाद हम देखते हैं कि मारू उस याकुजा से जापानीज लैंग्वेज में कहता है कि तुम यहाँ पर सिगरेट नहीं पी सकते, और कोरियन लैंग्वेज में उसे गाली देता है, जिसे सुनकर वह याकुजा कहता है कि ठीक है मारू-चा। इसके बाद मारू हमें बताता है कि यहाँ पर एक अजीब बात यह है कि इन लोगों को सिर्फ साफ करी हुई रिब्स ही चाहिए, बाकी सभी हिस्से ये फेंक देते हैं। और यहाँ पर चौंकाने वाली बात यह भी है कि यहाँ की रिब्स नॉर्मल रिब्स से ये रिब्स नॉर्मल से थोड़ी हैवियर महसूस होती हैं, जैसे कि इनके अंदर कुछ भरा गया हो। इसके बाद मारू हमें बताता है कि मेरी बुचर साइज देख सकती हैं कि इनमें कुछ पतली सी लाइंस है, जैसे कि इन्हें काटकर फिर से जोड़ा गया हो, और इनके अंदर से कुछ पाउडर सा बाहर आ रहा है, जैसे कि इनके अंदर कुछ भरा गया हो। ये एक ऐसा काम है जिसे कोई भी जापानीज बुचर नहीं कर सकता, इसीलिए इन लोगों ने मेरे ऊपर एक याकुजा को नजर रखने के लिए छोड़ा है। और ये लोग यहाँ पर किसी भी प्रकार के हाइजीन का कोई भी ध्यान नहीं रखते हैं। और यहाँ पे कुछ रिब्स ऐसी भी हैं जिन्हें देखकर कोई नॉर्मल बंदा भी बता सकता है कि उन्हें काट कर फिर से जोड़ा गया है, और इनके अंदर व्हाइट पाउडर है। इसके बाद मारू अपने मन में कहता है कि नहीं, मुझे काम पर ध्यान देना चाहिए, मैं वैसे भी यहाँ से जाने ही वाला हूँ। और हम देखते हैं कि जापानीज याकुजा अजीब सा चेहरा बना रहा होता है, जिसे देखकर मारू कहता है कि क्या मैं अभी यहाँ से चला जाऊँ। और हम लोग अगले सीन में देखते हैं कि मारू अपने बॉस से फोन पर बात कर रहा होता है, तो उसका बॉस कह रहा होता है कि क्या तुम अभी वापस आना चाहते हो? जिसे सुनकर मारू कहता है कि 6 महीने की नाइट शिफ्ट और एक याकुजा द्वारा दिन भर नजर रखी जाना, क्या तुम्हें ये सही लगता है? हम देखते हैं कि मारू का बॉस चिल्लाते हुए कहता है कि बच्चे, तुम्हें क्या लगता है ये सब एक गेम है? तुम तो ओवर टाइम और नाइट शिफ्ट के साथ ठीक थे, तो अब क्या हुआ तुम्हें? तो मारू उससे फोन पर कहता है कि मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे सच में कुछ गलत है। यह सुनकर उसका बॉस कहता है कि क्या गलत है वहाँ पर? तुम पैसा कमाना चाहते थे ना, तो मैंने तुम्हें पैसा कमाने का मौका दिया, और अब तुम ये बात कर रहे हो। और तुमने इस बारे में सोचा क्या कि तुम अपने भाई की फीस और अपनी मॉम का क्रेडिट कार्ड का डेब्ट कैसे भरोगे? तुम्हें क्या लगता है पैसे कमाना मजाक है? और इसके बाद बॉस कहता है कि तुम 1 महीने वहाँ पर और रुक जाओ, मैं तुम्हें वहाँ से निकालने की कोशिश करता हूँ। जिसे सुनकर मारू अपने दांत पीसते हुए कहता है कि हाँ ठीक है सर। और इसके बाद मारू फोन रखते हुए कहता है कि मुझे यहाँ पे क्यों काम करना पड़ रहा है, बस पैसे के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि मारू को अपना काम करते हुए मन में सोच रहा होता है कि मैं ये काम कभी नहीं करता अगर ये पैसों के लिए ना होता तो। बस 1 महीने और, इसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। इसके बाद वो याकुजा जापानीज लैंग्वेज में मारू को मारू-चा कह के बुलाता है। हम देखते हैं कि वो कह रहा होता है कि मारू-चा, वर्क अच्छा चल रहा है क्या? मारू उसे देखता है और अपने मन में कहता है कि इसने अपने हाथ कहाँ पे रखे हुए हैं, क्या ये पागल हो गया है? हम देखते हैं कि फिर जापानीज याकुजा मारू के गालों को खींचते हुए कह रहा होता है कि मारू-चा, अगर तुम यहाँ पे नहीं होते तो हम लोग बहुत मुश्किल में फंस जाते। जिसे सुनकर मारू अपने मन में कह रहा होता है कि साले, तूने अपने हाथ अभी कहाँ पे रखे थे और अब इन्हीं हाथों से मेरे गालों को छू रहा है, मैं आज इसे मार ही डालूंगा। इसके बाद जापानीज याकुजा कहता है कि मारू-चा, मैं तुम्हें जितना भी देखता हूँ
तुम्हारी नाइफ स्किल उतनी ही अच्छी होती जाती है। जिसे सुनकर मारू अपने मन में कहता है कि साले आज मैं तुझे मार ही डालूंगा। फिर हम देखते हैं कि मारू उसके पास गन देख लेता है और वो कुछ भी करने से रुक जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मारू अपने गालों को छुड़ाते हुए कहता है कि क्या तुम मुझे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट देने के लिए आए हो? तो याकुजा कहता है कि नहीं, आज मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है तो मैं उसकी पार्टी में जा रहा हूँ, इसीलिए आज मेरी जगह पर मेरा भाई काम करेगा। और हम देखते हैं कि कोई बंदा आते हुए कह रहा होता है कि बॉस। तभी ये सुनकर वो याकुजा कहता है कि ये देखो मेरा प्यारा छोटा भाई यहाँ आ गया। इसके बाद हम देखते हैं कि याकुजा का छोटा भाई आकर कहता है बॉस मैं यहाँ पर आ गया। इसके बाद हम देखते हैं कि याकुजा का भाई आते हुए कहता है कि सॉरी बॉस, मुझे यहाँ आने में लेट हो गया। जिसे देखकर मारू कहता है कि क्या ये इसका छोटा भाई है? इसके बाद याकुजा कहता है कि मारू-चा ये तुम्हारी ही एज का है, क्या ये मेरी एज का है? इसके बाद हम देखते हैं कि याकुजा अपने भाई को बता रहा होता है कि ये मारू-चा है, ये एक कोरियन बुचर है। और वो अपने भाई से कहता है कि तुम जाओ पैक हुई रिब्स को उनकी जगह पर रख दो। याकुजा कहता है कि इन्हें संभल कर रखना, ये गिननी नहीं चाहिए। जिसे सुनकर उसका भाई कहता है कि ठीक है बॉस। इसके बाद याकुजा का भाई कहता है कि बॉस इन्हें रखना कहाँ पर है? इसके बाद हम देखते हैं कि याकुजा का भाई रिब्स के बॉक्स को उठाकर कहता है कि बॉस इन्हें एग्जैक्टली रखना कहाँ पर है, ईस्ट में या वेस्ट में? जिसे सुनकर याकुजा कहता है कि तुम अपने दिमाग का यूज करो और मैंने जहाँ पे बताया वहाँ पे जाकर। और वो लोग ऐसे ही बहस करने लगते हैं। और हम देखते हैं कि मारू लोगों को कुछ महसूस होता है और हमें बताया जाता है कि अर्थक्वेक आया है। जिसे देखकर बॉस अपने भाई से कहता है कि तुम पागल, तुम इसे गिराना मत। जिसे सुनकर उसका भाई कहता है कि ठीक है बॉस। लेकिन उसका भाई उन रिब्स को संभाल नहीं पाता है क्योंकि भूकंप बहुत तेज था और वो उनको गिरा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रिब्स के जमीन पे गिरते ही उनके अंदर से वाइट पाउडर बाहर आने लगता है। जिसे देखकर मारू कहता है कि क्या वाइट पाउडर? इसके बाद याकुजा मारू से कहता है कि मारू-चा क्या यह तुम्हारा पहला अर्थक्वेक है? इसके बाद हम देखते हैं कि याकुजा घबराते हुए मारू से कहता है कि मारू-चा यहाँ पे बहुत सारा रिब्स का पाउडर गिर गया है, लेकिन तुम इसकी चिंता मत करो, तुम ये सब हम लोगों पर छोड़ दो और तुम जाओ और अपना काम करो। और हम देखते हैं कि मारू अपने काम में वापस लग चुका होता है और याकुजा और उसका भाई जमीन पर से रिब्स को उठा रहे होते हैं। याकुजा अपने भाई से कहता है कि इडियट, तुम्हें जल्दी उठाना चाहिए, जल्दी जल्दी करो और इन्हें उठा लो। जो सुनकर उसका भाई कहता है कि ठीक है बॉस। इसके बाद याकुजा का भाई कहता है कि बॉस आपने कहा था कि ये बुचर कोरिया से है। ये सुनकर याकुजा कहता है कि हाँ है तो। इसके बाद उसका भाई कहता है कि अगर ये कोरिया से है तो इसे ड्रग्स के बारे में तो नहीं मालूम होगा और इसे जापानीज भी नहीं आती होगी। जिसे सुनकर याकुजा अपने भाई को चुप होने के लिए कहता है जापानीज में। इसके बाद हम देखते हैं कि मारू उनकी बात सुन लेता है और हम देखते हैं कि याकुजा कहता है कि इस कोरियन को जापानीज आती है। और हम याकुजा के चेहरे पे एक बहुत ही डेंजरस लुक देखते हैं और हम देखते हैं कि मारू पीछे मुड़कर देखता है कि याकुजा ने उसके ऊपर गन तान ली है। जिसे देखकर मारू याकुजा को रुकने के लिए कहता है और मारू अपने मन में कहने लगता है कि क्या मेरी लाइफ यहीं पे खत्म हो जाएगी? मारू कहता है कि मैं यहाँ रोज बड़ी मेहनत से काम कर रहा हूँ और अपनी फैमिली को फीड करने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरी लाइफ ऐसे ही मीनिंगलेसली खत्म हो जाएगी। और मारू कहता है कि मैं यहाँ पे नहीं मरना चाहता, इस जगह पे तो बिल्कुल नहीं। इसके बाद हम लोग एक फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ पे मारू का बॉस होंग कह रहा होता है कि मारू, तुम्हें पता है मैं तुम्हारी इतनी चिंता क्यों करता हूँ? जब तुमने ज्वाइन किया था तब पहले दिन मैंने तुम्हें एक पिग को मारने का काम दिया था। ज्यादातर लोग उस पिग को मारने में हिचकिचाते, पर तुमने उसको बिना पलक झपकाए मार दिया था। और उसके बाद तुमने मुझसे पूछा था कि मैं किसी पिग को एक ही ब्लो में कैसे मार सकता हूँ, और मुझे तभी पता चल गया था कि तुम बचर बनने के लिए ही पैदा हुए हो। इसके बाद हम वापस प्रेजेंट में आते हैं और इसके बाद हम लोग प्रेजेंट में वापस आते हैं और हम देखते हैं कि मारू ने याकुजा का हाथ ही काट दिया होता है जिससे कि उसने गन पकड़ी हुई थी। और इसके बाद याकुजा चिल्ला रहा होता है ये तुमने क्या किया? इसके बाद हम देखते हैं कि मारू कहता है कि मैं एक बचर हूँ, ये बिल्कुल सही है, मुझे बचरिंग का काम ही करना चाहिए। और इसके बाद हम देखते हैं कि याकुजा अपने हाथ को पकड़कर कह रहा होता है कि ये तुमने क्या किया? मारू कह रहा होता है कि मैंने अभी तक बहुत सारे पिग्स को मारा है
और पिग्स 95% ह्यूमंस की तरह ही होते हैं। इसीलिए मुझे पता है कि ह्यूमंस को कहाँ पे कट करना है और उन्हें कहाँ पर स्टैप करना है उन्हें मारने के लिए। और हम देखते हैं कि मारू उस पर फिर से अटैक करने वाला होता है और तभी ये चैप्टर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग जल्दी ही लाने की कोशिश करेंगे गाइस, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में लिख देना ये चैप्टर तुम लोगों को कैसा लगा। मुझे पता है मेरी वॉइस अभी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं जल्दी माइक ले लूँगा और इससे भी अच्छी क्वालिटी की वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो बाय बाय गाइस।